हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिल्कुल आप लोगों का एक नई तरीके से इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और दोस्तों साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच, अभी आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, एएलपी का भी होगा, टेक्नीशियन का भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, तैयारी बिल्कुल कस के रखिए। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, पेड कोर्स पे इधर निर्माण बैच में जाओगे, बाय नाउ करोगे, पेमेंट करोगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्वेश्चन में बोला गया है 2 किलोग्राम के एक ब्लॉक को 10 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाता है। तो बताइए पावर का मान बताना है, शक्ति का मान बताना है। देखिए पावर क्या होता है, कितना वर्क करा। ठीक है, पावर क्या होता है, कितना वर्क करा, कितना समय में करा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी m द्रव्यमान वस्तु को जब आप लोग h ऊंचाई पर उठाते हैं तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है, mgh करना पड़ता है। और यह कार्य कितने समय में हुआ, वो मान लेते हैं t समय में हुआ। तो देखिए m का मान था 2 किलोग्राम, स्मॉल g का मान कितना था 9.8, कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। तो कार्य का मान इतना हो गया। कितने समय में उठाया, 10 सेकंड में उठाया। तो सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10/10 कट जाएगा। ये आपका बचा 9.8 और पावर का मात्रक होता है वॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज एएलपी का फर्स्ट ये 16 फेब को फर्स्ट डे का एग्जाम हो चुका है और रेलवे क्या कर रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब कि पता नहीं वो बच्चों को पागल करके ही सोचेगा क्या, पागल करके ही क्या। दोस्तों आज रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चंस अकेले रीजनिंग के आए। दोस्तों साइंस के वो ही आप लोगों के 6 से 8 क्वेश्चन आए। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है, आप लोग पेपर पैटर्न देते हो, एकदम से आप बदल देते हो। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ चलो यार रीजनिंग के ज्यादा आगे, अच्छी बात है कोई। अरे पूरे आप ही का नुकसान है। अगर मान लो सिलेबस में ये चीज दी हो, एकदम से पूरा पेपर पैटर्न बदल दे तो क्या होगा? कल को ये करंट अफेयर्स के डाल देंगे 70 क्वेश्चन, क्या कर लोगे तुम? कल को ये साइंस के डाल देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ अपन बिल्कुल आवाज उठाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन आज का जो था वो मैंने आपको बता दिया। एनीवे आप अपना ध्यान रखिए, भी जेई टेक्नीशियन सारे एग्जाम में बिल्कुल सामने बिल्कुल अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों ये कोई किरण आ रही है, ये एयर है, वायु है, ये पानी है। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। यानी ये एक रेयर मीडियम हो गया, विरल माध्यम हो गया, किसको इसका अपवर्तनांक कम है। ये एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जब भी विरल से सघन में आती है होता क्या है, देखिए दोस्तों ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या होगा, माध्यम अलग है तो विचलन होगा, यानी रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन की वजह से ये थोड़ी विचलित हो जाएगी। कैसे जाएगी? जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है, कुछ ऐसे जाएगी ये OX। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। चलिए बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 25 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? देखिए हर माध्यम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, यह बात आप लोगों को पता है। तो बताना है हीलियम में कितनी होगी। दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि हीलियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो 965 मीटर पर सेकंड होती है ना। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको कई बार बोल रखा हूं, ये ध्यान रखिए, ग्रुप डी में भी इतनी बार पूछा जाता है, आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो। जैसे समुद्री पानी में ग्रुप डी में पूछा गया था, इस बार 1531 मीटर पर सेकंड होती है। हीलियम में कितनी होती है? 965 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। ग्रुप डी के आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी।
हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है? अब आप लोग बोलोगे कि सर हर एटम का मैं कैसे याद रखूं? देखिए, आप लोगों को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो याद रखिए। हाइड्रोजन के एटम की अगर रेडियस की बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो ये 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होती है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी रेडियस 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, दोस्तों यहां पर दो रजिस्टर है, दो प्रतिरोधक है, एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। और फिर यहां पर आप देखोगे एक और रजिस्टर है, एक और प्रतिरोधक है जिसके प्रतिरोध का मान 2 ओम है, ठीक है। तो आप लोगों से बोला गया है कि इस वाले रजिस्टर, इस वाले प्रतिरोधक में जो पावर कंज्यूम हो रही है उसका मान कितना है? 36 वॉट है। कितना है? 36 वॉट है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला जो प्रतिरोधक है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, एक छोटी सी बात बताओ, आप मुझे बताइए इस वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इसमें करंट का मान मैंने I1 मान लिया। पहले दोस्तों ये I1 का मान बताओ, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है V × I, आप लोग जानते हैं, क्लियर है? या फिर आप लोग जानते हो V बराबर होता है I × R, यानी पावर का एक नया फॉर्मूला हो गया I² × R। कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है? पावर का मान दिया हुआ है 36, वेरी गुड, बराबर I² × इसका रेजिस्टेंस है 9, तो I² का मान कितना हो गया? 4, और I का मान हो गया 2 एम्पियर। यानी दोस्तों इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। बोलो यस और नो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बताइए कि इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं I × R। तो इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 2 हो रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 9 है। तो 2 × 9 18 वोल्ट। इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट। और ये दोनों पैरेलल में, तो अगर इसके सिरों पर विभवांतर 18 वोल्ट है तो इसके सिरों पर भी विभवांतर क्या होगा? 18 वोल्ट होगा। अरे बोलो, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? वही लगाओ, V बराबर I × R। I का मान हो जाएगा V/R, 18/6 3, यानी इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 3 एम्पियर हो रही है। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? और दोस्तों यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3, तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? लगाओ फॉर्मूला I × R। तो करंट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है 5, इसका रेजिस्टेंस है 10, 5 × 10, 5 × 2 10। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन बताओ? ग्रुप डी का आंसर क्या आ जाएगा? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ग्रुप डी के आंसर के भी 1-2 दिन में आ जाएगी, है ना। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर एलपी के साइंस क्वेश्चन बताइए, आज के भी बता दूंगा एक शॉर्ट डाल के कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए। दोस्तों यहां पर एक ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशीय घटक है या प्रकाशीय उपकरण है, मुझे नहीं पता, लेंस है या दर्पण है, आपको बताना है ये क्या है। देखिए आपको पता है, जो आप क्या देखोगे, प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है, तो आपको लगेगा कि सर ये तो कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण हो सकता है, क्योंकि आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? ये डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। लेकिन प्रकाश किरणें कहां जा रही है? जहां से आ रही है, क्या उसी तरफ जा रही है कि नहीं सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये काम कौन करता है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को डाइवर्ज भी करता है और इस साइड फैलाता है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे बताएंगे। किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक बुनियादी घटना है? मतलब इनमें से कौन सी प्रक्रिया में डीएनए कॉपी होता ही है? होता ही है दोस्तों, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या है? नया जीव बनना। नया जीव का मतलब कुल मिला के नई कोशिकाएं बनना, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बनना। बोलो यस और नो। क्या कोशिका में डीएनए होता है क्या?
तो डीएनए बंटने वाला है, तो इसकी पहले कॉपी करोगे तभी तो आधा उधर भेजोगे, आधे इधर भेजोगे। तो जब भी प्रजनन होगा डीएनए की कॉपी होगी ही होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताएंगे, बताइए। मटर के पौधों में डैश वाला गुण अप्रभावी होता है। तो दोस्तों कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज राउंड यानी गोल आकृति के होते हैं, कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज रिंकल्ड यानी झुर्रीदार होते हैं। इनमें से डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन सा है, गोल बीज, और झुर्रीदार बीज एक अप्रभावी लक्षण है। इसका मतलब अगर दोनों मटर के पौधों को क्रॉस करवाओ, एक मटर के पौधे जिसके बीजों की आकृति है गोल, एक मटर के पौधे जिसके बीजों की आकृति क्या है, झुर्रीदार, तो जो नया मटर का पौधा बनेगा उसके बीजों की आकृति क्या होगी, गोल होगी। तो ये डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली पीला बीज होता है, ये प्रभावी लक्षण है, यानी अगर किसी मटर के पौधे के बीज पीले हैं, किसी के दूसरे रंग के हैं, तो जो नया मटर का पौधा बनेगा उसके बीजों का रंग भी क्या होगा, पीला होगा। आगे बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और दोस्तों आपके साथ में धोखा हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। सर कैसे, जैसे भैया 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके। रेलवे कुछ भी कर रहा है, कल को दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन डाल देगा, तो ये कोई तरीका हुआ क्या? मतलब बच्चा क्या पढ़े क्या छोड़े। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर रीजनिंग आई, रीजनिंग तो मेरी स्ट्रांग है, तो हर बच्चे की स्ट्रांग है, बिना पढ़े हुए की स्ट्रांग होती है। तो फिर मतलब क्या हुआ पेपर पैटर्न का? और कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि सबके मजे हो रहे हैं। मान लो कोई मैथ्स का मास्टर है तो सोचेगा अरे यार मैथ्स क्वेश्चन बढ़िया है। अरे बच्चों का तो नुकसान हो गया ना बेचारा, जो 1 साल से पढ़ रहा है। कल को फिर साइंस के मान लो ज्यादा आ गए तो फिर मैं खुश हो जाऊं, हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया बढ़िया है। अरे बच्चों का नुकसान हो गया यार, कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा। रेलवे अपनी मनमानी करके कल को मान लो साइंस के 50-70 क्वेश्चन डाल देगा, और मान लो किसी की साइंस वीक है वो तो गया। तो जो पेपर पैटर्न एटलीस्ट वो तो फॉलो होना चाहिए ना। फिर तो मतलब ही क्या बचा? या तो अगर मान लो किसी के क्वेश्चन नहीं पूछने, सब्जेक्ट हटाना जिससे बच्चा पढ़े ही नहीं। तो लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल ढंग से रखो, बिल्कुल वही, ये मत सोचो कि सर इस शिफ्ट में ये कम आए तो मैं ये कम पढ़ लूँ, रीजनिंग आए तो रीजनिंग। चारों सब्जेक्ट रखो, कुछ भी पूछ सकता है आपके शिफ्ट में, फिर कोई सा आ गया फिर आप क्या कर लोगे? आ जाओ। कौन सा एक सैप्रोट्रॉफ है? सैप्रोट्रॉफ दोस्तों ऐसे जीवों को बोलते हैं जो अपनी भोजन के लिए किसी डेड यानी मृत भाग पर डिपेंडेंट रहता है, या डेड पार्ट यानी मृत भागों को अपना भोजन बनाता है। जैसे मशरूम दोस्तों, ये जो सड़ी गली लकड़ियां है ना, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं दोस्तों आर है। जब इसके सिरों पर आप लोगों ने V विभवांतर कुछ लगाओगे तो कुछ करंट फ्लो होगी, ज्यादा लगाओगे और करंट फ्लो होगी, ठीक है। और तो V बराबर I इंटू आर होता है। किसी का अगर रजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी का अगर आर बराबर होता है V अपॉन आई, तो अगर किसी का मान लो वोल्टेज आपने ज्यादा लगा दिया, सॉरी ये I बराबर V बट्टे आर लिख देता हूं। अगर किसी में आपने वोल्टेज ज्यादा लगा दिया फिर भी मान लो करंट उतनी फ्लो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो। तो आप लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है, तो बताना है किसी वायर में इतना वोल्ट लगाने पर इतनी करंट फ्लो हो रही है, किसी में इतनी हो रही है, किसी में इतनी हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा हो रही है, यानी R3 रेजिस्टेंस का मान सबसे कम है, तभी तो करंट ज्यादा फ्लो हो रही है। दोस्तों इस वाले में करंट सबसे कम फ्लो हो रही है, इसका मान सबसे ज्यादा है, और फिर R1 बचा, ये आएगा। R3 से बड़ा R1, R1 से बड़ा R2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। और रेलवे अब पागल हो गया, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, उसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, बच्चे जाए भाड़ में। आरआरबी जेई का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था सेक्शन वाइज, जैसे ग्रुप डी में आया था, रातों रात बदल दिया कि चलो इसको भी मिक्स करेंगे। अरे बच्चा तैयारी कैसे करे? 2 दिन में तुम बदल रहे हो, 2 दिन में कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी कौन सा सब्जेक्ट बढ़ा रहे हो, कभी कौन सा कम कर रहे हो। इस बार लगता है रेलवे ने पैसे नहीं दिए क्वेश्चन बनाने वाले को।
फिर तो बच्चा क्या ही करे यार, फिर तो यूपीएससी की तैयारी कर लेगा ना वो, तो ग्रुप डी में थोड़ी जाएगा वो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, हो सकता है आपको ये साफ नहीं दिखे, मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहां पर आपके पास में आलू का रस था, जैसे ही आपने इसमें आयोडीन डाला तो ये जो आलू का रस है इसका रंग क्या हो गया, काला हो गया। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए दोस्तों, एक टेस्ट होता है जिसे आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। अगर किसी में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो अगर किसी में अगर स्टार्च है और आप लोग उसमें आयोडीन डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अगर ये आलू का रस था, मैंने इसमें आयोडीन डाला और इसका कलर काला हो गया, इसका मतलब आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है। क्लियर है? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ये अगर जब मिलाओगे ना, इसका कलर डार्क ब्लू या फिर थोड़ा ब्लैक सा कलर का हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से बताता हूं, आप लोग आयोडीन का सॉल्यूशन है उसमें स्टार्च डालो तो आयोडीन का जो कलर है उसका रंग क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। या जस्ट उल्टा आप कर लो कि स्टार्च में आपने आयोडीन का विलियन डाला तो अब ये जो विलियन का कलर हो गया वो क्या हो गया, ब्लैक सा हो गया। ठीक है, चलो बताओ दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला है NH4Cl, इस सॉल्ट का निर्माण कैसे होगा बताइए, इस लवण का। तो जब किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस से तो एक सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। बताओ कौन से एसिड और कौन से बेस मिलके आप लोगों को ये देंगे, बताओ। तो जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड HCl की रिएक्शन NH4OH से करवाओगे तो ये आप लोगों का NH4Cl ये एक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, पानी। तो यानी ये वाला सॉल्ट बनाना है तो HCl चाहिए और क्या चाहिए, HCl और NH4OH। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इससे और इससे क्या बनेगा, NaCl, ये वाला सॉल्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बताइए। सर टेक्नीशियन में भी एलपी की तरह आएगा क्या? अरे दोस्तों, टेक्नीशियन में तो साफ लिख रखा है कि साइंस के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के ये, रीजनिंग के जो भी है, ठीक है, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। सेम आरआरबी जेईई में भी साफ लिखा हुआ है और हो तो एलपी में भी नहीं सकता। ये पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, हो तो कहीं पर भी नहीं सकता। और कल को दोस्तों मान लो अगर मैथ्स के क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स के दे देंगे ज्यादा, तब क्या कर लोगे तुम, कुछ कर लोगे क्या? सुक्रोज अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसके एक मॉलिक्यूल, एक अणु में कितने एटम होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, 12। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे क्या गलत कर रहे हो, 12 होगा, भूल गए क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। एक कार पहले 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 200 मीटर चलती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करिए। दोस्तों ये जो कार थी, मान लो पहले चल रही थी, प्रारंभ में इसका कुछ वेग था, मुझे नहीं पता, तो पहले 5 सेकंड में ये 100 मीटर चला, ठीक है, और फिर अगले 5 सेकंड में 250 मीटर चला, तो कार का त्वरण क्या है? त्वरण का मान मैं मान लेता हूं a है। तो दोस्तों ये समीकरण लगा लूं मैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले 5 सेकंड में 100 मीटर चल रही है, तो s का मान 100 ले लो, ut का मान 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का मान a मान लिया, टाइम का मान 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? तो ये एक समीकरण ये आया। बोला जा रहा है अगले 5 सेकंड में 250 चलती है, यानी टोटल अगर 10 सेकंड की बात करें कितना चल गया, 5 + 5 10 सेकंड में 100 + 250 350। तो s का मान अब 350 लिख दो, u का मान मैंने u मान लिया, t का मान कितना है 10 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का मान a माना, टोटल समय हो गया 10 10 का स्क्वायर 100। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो 350 बराबर 10u प्लस 50a, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब एक काम करिए, आप समीकरण को सॉल्व कर लेंगे दो को, अपने हिसाब से u का मान 0 मत रखो। जब मान लो क्वेश्चन बन ही रहा तब हम लोग मानेंगे प्रारंभ में इसका वेग 0 था।
तो सॉल्व कर लो भैया, मैथ्स आपको सभी को आती है। देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो तो 350 क्या बन जाएगा, 25, 150, 5 और 2 7, 175। ये हो जाएगा 5u ये प्लस 25a। कोई दिक्कत है क्या? तो 5u का मान कितना आ जाएगा, 175 माइनस 25a। और यहां से 5u का मान क्या आ रहा है, 100 माइनस 25/2a। तो इसको और इसको बराबर कर दो, बताओ एक्सेलरेशन का मान निकल जाएगा क्या? तो ये 100 उधर चल जाएगा, 175 और 100 275, और ये 2 माइनस के तरह के प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस 25 सॉरी माइनस 25/2। दोस्तों कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? आंसर आ रहा है क्या किसी का? कुछ गलती तो नहीं करी? देखो एक बार, अरे कुछ गलती तो नहीं करी, चेक कर लो। कुछ गलती तो नहीं करी? सर 3 होगा, कहां पर 3 होगा? अरे आंसर 3 आ गया, वो मैं समझ गया, सॉल्व कर लो। पिचहत्तर कहां पर होगा? कहां पर 75 बोल रहे हो आप? अरे मैंने 2 से भाग लगाया 350 में, तो 175 तो आएगा। 175 में से 100, अच्छा 25 से आएगा इधर, मैंने 2a कर दिया, इधर 25 से आएगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो यहां से 5u का मान कितना आया, 100 माइनस 25a/2, और यहां से 5u का मान कितना आया, 175 माइनस 25a। अब ठीक है, चलिए, तो ये 100 उधर चला गया, तो 175 में से 100 गया, 75 बचा, और ये 25 इधर आ जाएगा, और 25 एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 25a आपने एलसीएम ले लिया, तो ये 1/2, ठीक है। तो ये a का मान कितना आ जाएगा, 75 × 2/25, तो 3 दूनी 6 आंसर आएगा दोस्तों। वापस कुछ गड़बड़ करिएगा, अब आप कर लेना यार, मेरे को थोड़ी सी कैलकुलेशन पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, मेरा दिमाग स्टक कर गया। चलो है ना, चलो इसको देख लेना आप, है ना, कैलकुलेशन समझ में आ गया कैसे करना है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों, किसी का जीनोटाइप ये दिया हुआ है, तो फिनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या है? बेसिकली कोड। फिनोटाइप क्या होता है? कैरेक्टर, मतलब वो लंबा है या बोना है, या मैं बताऊं उसके बीच गोल है, झुर्रीदार है। देखो दोस्तों, हम लोग टॉलनेस के लिए कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं, ड्वार्फनेस बौनेपन के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि पौधा लंबा होगा या बौना। तो दोस्तों इनमें से डोमिनेंट कौन होता है, प्रभावी कौन होता है? लंबा। तो ये पौधा अल्टीमेटली क्या होगा? लंबा होगा। कुछ मटर के पौधे होते हैं जिनके बीज राउंड शेप के होते हैं, उसके लिए कैपिटल आर का इस्तेमाल करता है, रिंकल के लिए, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का। कैपिटल आर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं राउंड के लिए? क्योंकि डोमिनेंट है, प्रभावी है। ये क्या है? प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो कुल मिला के गोल और झुर्रीदार दोनों के कोड आगे, तो ये कैसा बनेगा प्लांट? गोल बीज वाला। तो लंबा और गोल, लंबा और गोल बीज वाला प्लांट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज रीजनिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को पता है फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे। तो आज शाम को 4 बजे विकास सर सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है, इसी चैनल पे, साइंस मैग्नेट चैनल पे ही शाम को 4 बजे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। पेट से निकलने के बाद भोजन जिन अंगों से होकर गुजरता है उनका क्रम क्या है? देखो ये रहा पेट यानी स्टमक, पेट के बाद में आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो पेट के बाद में छोटी आंत में आएगा, लेकिन छोटी पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है डीड्यूनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। इसके बाद वाला पार्ट कहलाता है जीजूनम,
और इसका आखिरी पार्ट कहलाता है इलियम। फिर इसके बाद में जो भोजन जाएगा वो आपके बड़ी आंत में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बड़ी आंत का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या कहलाता है बताओ? कोलोन। कोलोन कहलाता है या क्या कहलाता है? सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट। सब भूल गए आप यार। बड़ी आंत का सबसे पहला पार्ट कोलोन कहलाता है। क्या बात है यार, तुम तो बड़े वो हो। वेरी गुड। सीकम कहलाता है, ये सीकम है, फिर ये है पूरा कोलोन। पूरा कोलोन ये है और फिर लास्ट में रेक्टम है। तो सीकम तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, हम सीधे कोलोन पे चलेंगे। फिर रेक्टम ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बताएंगे किसका क्या काम है, किसका क्या काम है बताओ। दोस्तों कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो पी आपका 2 से हो जाएगा। कोशिका के अंदर जब भी रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण दोस्तों कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब एटीपी के अणु बनते हैं, मतलब जो ऊर्जा बनती है उसका इस्तेमाल होता है एटीपी के अणु बनाने में। और जब ये एटीपी के अणु टूटते हैं तो फिर वापस कोशिका को एनर्जी मिलती है। यानी एनर्जी रिलीज कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्यू आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ और एक रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका निर्माण होता है? फैट यानी वसा का निर्माण होता है। ठीक है, साथ में ये और क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, जहरीले पदार्थ आ जाए, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने यानी उसका प्रभाव को कम करने का कार्य भी ये करता है। तो आर आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो ये आप लोगों का 4 से कनेक्ट हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बताए। गुरुजी पेपर देख के निकला हूं, साइंस के क्वेश्चन कम आए, 6-7 सारे क्वेश्चंस कर दिए मैंने। तो क्वेश्चन तो सारे बन जाए, कोई हार्ड तो क्वेश्चन आ नहीं रहे। लेकिन दिक्कत एक, मैं तो चाहता था 20 में से 20 बनाए, लेकिन रेलवे ने पता नहीं इस बार एलपी के फर्स्ट इनमें क्या कर दिया भाई। 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 के 7 बना रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात वो है कि यार 20 क्यों नहीं आए? क्योंकि यार 20 में से 20 बनाते हैं ना, आपकी तैयारी तो वैसी है जैसे आप ग्रुप डी में कई बच्चे 25 बना के आए हैं, कोई अभी आरआरबी जेई में 30 बनाएगा, टेक्नीशियन में बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आ जाओ दोस्तों। एक धातु का टुकड़ा है जिसकी डेंसिटी दी गई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों इसका द्रव्यमान m मान लो, तो इसका भार कितना हो जाएगा? mg। ये दिया हुआ है 10.8। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। अभी निकालते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले इसका द्रव्यमान बताओ, तो कितना हो जाएगा? 10.8 में भाग लगा दो गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो 1.08 किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको पता पड़ गया 1.08 किलोग्राम है, वॉल्यूम का पता लगाना है। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप लोगों का? मास अपॉन डेंसिटी। मास का मान अगर किलोग्राम में लोगे, डेंसिटी का मान अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लोगे, तो वॉल्यूम का मान किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो मीटर क्यूब में कितना आ गया आप लोगों का? 1.08। डेंसिटी का मान कितना है? अच्छा 5 जा रहा है, 1000 नहीं दी, 5 जा रहा है, 5 जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया डेंसिटी का मान, किस में आया? मीटर क्यूब में आया। लेकिन आपसे आंसर पूछा गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए दोस्तों 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में क्या जाएगा? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, आंसर बैठेगा नहीं, आप देखना इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये है ना 1.08 ऐसा कुछ होना चाहिए, 1.08 न्यूटन होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। आप चेक करना, क्योंकि आएगा नहीं, 1.08 होना चाहिए। क्योंकि ये भी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन था लास्ट ईयर, इसमें कुछ गड़बड़ थी। देखो आ रहा है क्या? उसके 216 आ रहा है क्या? मतलब 1 मीटर क्यूब में होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये करके देखो 10 की पावर 6 आ रहा है क्या?
मेरे हिसाब से आंसर आएगा नहीं, देखते हैं सॉल्व करके, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। मेरे को जहां तक ध्यान है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इसमें कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, तो 1.08 इंटू, हाँ आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आंसर आ रहा है, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम किस किसने दिया है इस बार? तो आंसर की आपकी जल्दी आएगी, 1-2 दिन में, टेंशन मत लो। आ जाओ दोस्तों, एक सोने का सिक्का है, इसका द्रव्यमान ग्राम ज्ञात करना है ग्राम में, इसकी डेंसिटी भी दी गई है, सोने की डेंसिटी दी गई है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का मान दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर मैं वॉल्यूम का मान भी सेंटीमीटर क्यूब में लूं तो ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। तो डेंसिटी कितनी दी गई है, 19.3। वॉल्यूम आयतन कितना दिया हुआ है, कैसे निकाले? तो दोस्तों ये एरिया इंटू थिकनेस कर लो, ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या दे रखी है 2 है ना, तो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दे रखी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये थिकनेस कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, या 5/100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? करो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, बताओ। .1 के आसपास आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। आ जाओ दोस्तों, एक अवतल दर्पण के सामने, मतलब इसकी फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आपने वस्तु को रखा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बताओ। आपने रखा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कहीं ना कहीं यहीं पर रखा है, यानी मैं बोलूं पोल और फोकस के बीच में रखा है। जब भी पोल और फोकस के बीच में जब आप लोग किसी वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा। कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो ये जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आनी चाहिए, 1 से ज्यादा आनी चाहिए। तो देखो ये तो 1 से कम है, ये भी कम है, इसको हटाओ। और सीधा बन रहा है तो मान होना चाहिए धनात्मक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो बताइए इसका आंसर। किस में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, बताइए। आ जाओ दोस्तों, कुछ जीव होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहकर या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, ये एक प्लांट है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, उस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है ये। तो ये क्या एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है क्या, परजीवी पोषण? क्योंकि अगर कोई किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर या उसके अंदर रह के भोजन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे पोषण को बोलते हैं परजीवी पोषण। तो आर में आपका 2 से मिला दूं। मशरूम, मैंने आप लोगों को बताया ही कि कुछ कुछ जीव होते हैं जो किसी मृत भाग से अपना भोजन बनाता है। तो मशरूम जो सड़ी गली लकड़ी होती है ना, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी ये 3 से कनेक्ट हो जाएगा। अमीबा में हमारे जैसा ही पाया जाता है। जब भोजन कोई अंदर लेता है, जब उसका पाचन होता है, उसका जो वेस्ट होता है अगर बॉडी से बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें भी यही पाया जाता है। लाइकेन में आपको पता है फंगस और एल्गी साथ साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक वो है ये। तो पी आप लोगों का 4 से हो जाएगा, तो 41-23 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताएंगे। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद है? तो दोस्तों HNO3। पहले दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, इसका आणविक द्रव्यमान बताओ। आणविक द्रव्यमान बताओ, आणविक द्रव्यमान बताओ।
यानी इसके एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान है 1 AMU, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 14 AMU, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 16 AMU, और इसको क्या कर दो 3 से गुना कर दो। तो जब आप लोग करेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 63 AMU, यानी इसके एक मॉलिक्यूल एक अणु का द्रव्यमान है 63 AMU। AMU की जगह आप लोग जब लगाएंगे ग्राम तो यह बन जाएगा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? 1 मोल अणु का द्रव्यमान, यानी 63 ग्राम में कितने अणु होंगे? 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या है? इतने सारे। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया था या नहीं था? क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया था या नहीं था? बोलो यस और नो। चलिए बताओ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? देखो दोस्तों, बेकिंग पाउडर बेसिकली मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, प्लस इसमें एक ऐसा एसिड जो कि खाने योग्य हो, जैसे टार्ट्रिक एसिड अगर मिला दोगे तो बेकिंग सोडा में जब टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेसिकली बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताएंगे, साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों नॉर्मल एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। साइक्लो का मतलब क्या है? जहां पर कार्बन, देखो एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। साइक्लो एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में हो तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये जोड़ जोड़ के एक साइकिल बना रहे हो, चक्र बना रहे हो। तो साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला वही होता है जो नॉर्मल एल्केन का होता है, CnH2n। ऑप्शन नंबर डी। बोलो आगे बात समझ में, गलती तो नहीं करोगे? चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डैश तक रहती है। तो दोस्तों किशोरावस्था में आप देखोगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप लोग 10 से 12 वर्ष की उम्र में आप लोग देखोगे, है ना, 10 से 12 वर्ष यानी लगभग 11 वर्ष की आयु में काफ़ी चेंज आते हैं। जैसे लड़के के दाढ़ी मूछे वगैरह आना शुरू हो जाती है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। लड़कियों की बात करें तो स्तन थोड़े डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कमर चौड़ी हो जाती है। तो ये कब से कब तक का ये अवस्था होती है किशोर अवस्था की? तो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कहाँ पर कि बिगिन चालू तो होता है लगभग 11 वर्ष की उम्र में, और कब तक रहता है? 18 से 19। एग्जैक्ट देखो, ध्यान रखना, 18 से 19। 19-20 भी करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 18 से 19 लिखा हुआ। जरूर पता है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, तो कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग बताइएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है देखो 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक ये रहता है, चलता है ये वाली अवस्था। तो आई होप कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप लोग बताना। और साइंस का फाउंडेशन बैच जुड़ो दोस्तों, वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी ओरिएंटेड। ऐप में डेमो भी अवेलेबल है, सिलेबस भी मैंने बता रखा है। नया सिलेबस क्या है? तो पेड कोर्स में जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, बाय नाउ में जाओगे, पेमेंट करोगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। ठीक है, वीओडी बैच के माध्यम, मैंने पिछला साल का बैच भी दे दिया, अगर किसी को जल्दी पूरा करना है तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 4 बजे आज रीजनिंग की क्लास